हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। तो आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं मोशन इन प्लेन को वन शॉट के अंदर खत्म। क्लास 11th वाले बच्चों के भी काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमें भी पढ़ा दो, तो वन शॉट के अंदर आज उन्हें चैप्टर मैं करवा रहा हूँ मोशन इन प्लेन। एंड इससे पहले के जो चैप्टर हैं वो भी वन शॉट के अंदर अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड जो मोशन इन प्लेन है इसके अंदर वेक्टर भी आता है, तो वेक्टर को मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है 1.5-2 घंटे का, एंड एक बेस्ट वे में समझाया हुआ है, तो वहां से आप करिएगा, ठीक है। एंड मेनली इस चीज के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर से। देखिए मोशन इन प्लेन, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मोशन इन ए प्लेन है वो क्या होता है। देख सर, आपने पहले से पीडीएफ क्यों बना लिया? इसलिए बना लिया कि आपको कम टाइम के अंदर ज्यादा चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए मोशन इन ए प्लेन का मतलब क्या है कि जब कोई चीज 2 डायमेंशनल में मूव करेगी, ठीक है। देखिए मोशन इन ए प्लेन इज कॉल्ड एज मोशन इन 2 डायमेंशन। हमने एक चीज पढ़ी थी इससे पहले वाले चैप्टर में, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन था। मतलब जब दो एक्सिस आपकी मोशन को डिफाइन कर रहे होंगे तो वो आपका क्या होगा, मोशन इन ए प्लेन होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है कि यहाँ पे एक बंदा है, जो ये जो बॉल है इसको पैर मार रहा है, तो ये बॉल ऐसे उड़ती उड़ती कहाँ चली गई, इस तरह से जाके ये ऐसे गिरेगी, ठीक है। तो मतलब तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये इस तरह से चली है, तो मतलब ये वाला एक्सिस एंड ये वाला एक्सिस दोनों क्या डिफाइन कर रहे हैं, इसकी पोजीशन को डिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह के मोशन को बोला जाता है मोशन इन ए प्लेन। या फिर बच्चे जैसे बचपन में करते थे ना कि धागा लिया और धागे पे कुछ बांध कर उसे घुमा दिया, जैसे कि ये बंदा लगा हुआ है पूरा खुश है, ठीक है। तो ये क्या है, सर्कुलर मोशन। तो ये भी क्या है, एक तरह से क्या है, मोशन इन ए प्लेन है। ये दोनों क्या है, एग्जांपल है मोशन इन ए प्लेन की। अब इसके अंदर हमें फर्दर 2 चीजें पढ़नी है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, इसको हम पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, एंड अब पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक है। एंड जो ये वीडियो रहने वाला है भाई बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए, एंड एक बेस्ट वे में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जितना भी सिलेबस है क्लास 11th एंड 12th का वो वन शॉट के अंदर हम अपलोड करते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल थीटा एक्सेप्ट 90 डिग्री देन इट मूव्स ऑन ए पैराबोलिक पाथ नोन एज ट्रेजेक्टरी। जब हम किसी चीज को हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना के, मतलब स्पेशली ये छोड़ दिया गया है कि 90 डिग्री ना हो एंगल बस, ठीक है। कोई भी एंगल लेके हम थीटा, जैसे कि यहाँ पे इसको अगर फेंकते हैं तो ये क्या करता है, ये एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। ये क्या करेगा, एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। तो उस मोशन को बोला जाता है क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। इट्स मोशन इज कॉल्ड एट प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड जिस चीज को फेंका जाता है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। मीन्स आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया है, उसको आपने फेंका है किसी एंगल पे, तो जिस चीज को फेंका वो प्रोजेक्टाइल है। एंड जो उसने पाथ बनाया है, जैसे कि ये पाथ बनाया है, तो इसको बोलते हैं क्या, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। क्लियर हुई चीज? तो प्रोजेक्टाइल मोशन सिंपल समझ में आ गया, ठीक है। कि जब एक किसी की ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना के, सिर्फ 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है, देन इट मूव्स ऑन ए पैराबोलिक पाथ नोन एज इट्स ट्रेजेक्ट्री। जो पाथ वो फॉलो करेगा उसे ट्रेजेक्ट्री बोला जाता है। एंड जिस चीज को हम फेंक रहे होंगे, थ्रो कर रहे होंगे, वो प्रोजेक्टाइल होगा, एंड जो वो मोशन होगा उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। क्लियर है? तो ये था प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिए अगर हम डिफरेंट केस करते चले प्रोजेक्टाइल के लिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल, कि अगर हम ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पर फेंकते हैं और वो एंगल किसके साथ हो, हॉरिजॉन्टल के साथ हो, ठीक है। किसके साथ हो, हॉरिजॉन्टल के साथ हो। जरूरी तो नहीं होता कि ऐसे ही चीज को फेंका जाए, हम ऊपर से नीचे भी फेंक सकते हैं। तो हमारे पास 2 केस हैं इस तरह के, ठीक है। लेकिन हम पहले कौन सा केस कर रहे हैं, हम पहले कर रहे हैं कि अगर हम कोई ना कोई एंगल बना के किसी एंगल थीटा के साथ और ऑब्जेक्ट को विद वेलोसिटी यू के साथ, मींस इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास ये एक ओरिजिन है ओ, जहां से हम एक ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, ठीक है, जो कि एंगल बना रहा है कितना, थीटा, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ।
एंड जिस ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी इज यू। कितनी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है जो कि कितनी है, यू है। क्लियर है। अब एक बात देखिए, अभी हमने बोला कि जब हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया जाता है और फेंका जाता है किसी प्रोजेक्टाइल को, तो वो किस तरह का पाथ फॉलो करेगी, वो प्रोजेक्टाइल जो होगी, मोशन जो होगा वो एक पैराबोलिक होगा। तो ये हमें पहले यहाँ पे डिफाइन करना होगा किस तरह से है कि ये बात एक्चुअल है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे यू फेंका इस तरह से, ठीक है। तो फर्स्टली हमने क्या किया, यहाँ पे यू के कंपोनेंट्स निकाल लिए, एक एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और एक वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। तो एक्स एक्सिस में कैसे आएगा, यू कोस थीटा आएगा। बहुत इजी है, मैंने कैलकुलस करवाया हुआ है फिजिक्स के लिए एंड वहां पे बताया कि कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। मतलब इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड बेसिक जो चीज़ें हैं वो सबके भी वन शॉट मैंने बनाए हुए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे निकाल लिया यू साइन थीटा और ये हो गया यू कोस थीटा। क्लियर है। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है, ये है यू एच। यू एच इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड यू वी इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। तो एक है यू कोस थीटा और एक है यू साइन थीटा। देखिए यहाँ पे क्या है, जो यू कोस थीटा वो रिमेन सेम ड्यूरिंग द होल जर्नी। देखो यहाँ ऐसे करा है हमने, यहाँ तक मान लो आपका जो प्रोजेक्टाइल है यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, तो इस पूरे जर्नी में, इस पूरी जर्नी में जो यू है वो सेम रहता है। तो इसलिए यहाँ पे स्पेशली बोल दिया यू कोस थीटा रिमेन सेम ड्यूरिंग द होल जर्नी। क्लियर है। लेकिन जो यू साइन थीटा उसकी बात अगर हम करते हैं, देखो ये कैसा होगा, डिक्रीजेस ग्रेजुअली एंड बिकम जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पाथ। मतलब देखो यहाँ पे जब हम जाएंगे इस तरह से, ये यहाँ पे पहुंचेंगे तो ये हो गया इसका हाईएस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे आके जो आपका ये कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। ये पॉइंट्स हैं, बहुत जरूरी हैं, ये याद भी रखने हैं। क्लियर है। चलिए, तो ये था अभी तक का बेसिक। आगे देखते हैं कि ये किस तरह का पाथ बनाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो देखो जब आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो दोनों में निकाल लेते हैं एक बार। ठीक है। तो हमने एक साइड लिखा है हॉरिजॉन्टल एंड एक साइड लिख दिया वर्टिकल। ठीक है। अब एक बात देखो, अब जब हमने हॉरिजॉन्टल की बात करी है तो वहां पे क्या एक्सेलरेशन हो रहा है, नहीं हो रहा। क्योंकि देखो बॉडी को किस तरह से फेंका गया था, ऊपर की तरफ फेंका गया था, मतलब वर्टिकल एक्सेलरेशन करवाया गया था, मतलब ऊपर फेंका गया था, जिसकी वजह से ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है। क्लियर है। लेकिन हॉरिजॉन्टल में जो आपका एक्सेलरेशन है वो जीरो है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये पोर्शन हॉरिजॉन्टल में नहीं लिखा गया। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल क्या लिखा गया है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जिसको हमने नाम दिया एक्स, क्योंकि किसको ले रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल को ले रहे हैं, तो वो क्या है यूटी। यूटी मतलब कौन सा है हॉरिजॉन्टल में, ये यू एच है ना, ये यू एच है ये। ठीक है। तो इसको लिया, यहाँ पे लिखा यू एच इंटू टाइम हो गया, क्योंकि आपको जब भी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालना तो वेलोसिटी इंटू टाइम तो करना पड़ेगा ना। ठीक है। तो यू एच कितना है, यू एच इज यू कोस थीटा। यू एच कितना है, यू कोस थीटा एंड टाइम हमने लिख दिया कितना, टी। तो यहाँ से हमारे पास स्मॉल टी आया, जिसकी वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन यू कोस थीटा। एक्स अपॉन यू कोस थीटा। अब एक्स क्या है कि कितना डिस्प्लेस हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है किसमें, आपका एक्स एक्सिस में। ठीक है। एंड यू इज द इनिशियल वेलोसिटी कोस थीटा, जो एंगल बन रहा होगा वो उसका कंपोनेंट। ठीक है। चलिए अब निकालते हैं वर्टिकल के लोग। अब वर्टिकल में तो प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट हुई है क्योंकि हमने उसको ऊपर की तरफ फेंका था। ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपनी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को लिया स्टार्टिंग से ही, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है। अब डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो उसको लिखा वाई। चलिए, तो वर्टिकल का कंपोनेंट आ जाएगा, तो इसलिए लिखा यू वी और यहाँ पे आ गया टाइम। अब यहाँ पे देखो माइनस आ गया है, क्यों आ गया, क्योंकि देखो आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो बट ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो ए है वो किसके इक्वल है, माइनस ऑफ जी के इक्वल है। ए जो है वो माइनस ऑफ जी के इक्वल है। इतने बात समझ में आ गई। चलिए, तो यहाँ पे हमने इसको पुट किया, तो ये बन गया कितना, यू वी की वैल्यू रखी जो कि है यू साइन थीटा एंड साथ में है ये टी, माइनस हो गया हाफ जी की जगह क्या हो गया ए। ठीक है। एंड टी स्क्वायर। क्लियर है। अब कुछ नहीं करना, उसके बाद जितने भी जगह टी आता है उस टी की वैल्यू को हमने पुट कर दिया। जैसे कि ये टी की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे कैसे बन जाएगा, एक्स टेन थीटा बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि देखो यू साइन थीटा है, आप वैल्यू रख रहे हो साथ में एक्स अपॉन यू कोस थीटा, यू से यू कट गया,
साइन अपॉन कॉस बन गया कितना 10, कितना बन गया 10 बन गया, ठीक है। ये हो गया क्लियर, और ये x यहाँ पे पड़ा हुआ था तो ये हुआ x tan थीटा माइनस हाफ a की वैल्यू कितनी है g है तो यहाँ पे लिख दिया g t स्क्वायर, तो इसी को स्क्वायर करना है बस, x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन है, ये पैराबोलिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है भैया कर सकते हैं, एंड आप ये बता सकते हो कि ये डिस्प्लेसमेंट किस तरह से हो रहे हैं यहाँ पे, क्लियर है। मीन्स आपको क्या करना होता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी होती है, मैक्सिमम हाइट निकालनी होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होता है, ये सब चीजें आपको करनी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट पर। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है कि कितनी देर जो है हमारा प्रोजेक्टाइल हवा में रहा, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इट इज डिफाइंड एज द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर, कि कितनी देर तक वो हवा में रहा, ठीक है। तो अब देखो हवा में कहां से कहां तक रहा था, यहां से लेके यहां तक ये हवा में था, यहां से लेके यहां तक ये कहां था, हवा में था, क्लियर है, इतनी चीज सिंपल है। चलिए तो देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अभी निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो डिस्प्लेसमेंट हम निकाल आए हैं, तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, बाकी सारी चीजें वही हैं, यू कोस थीटा यू साइन थीटा, ये यू है, ठीक है। तो देखो हमें एक इक्वेशन पता है कि u इज इक्वल v इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल प्लस a इंटू टी, a इज द एक्सेलरेशन, ठीक है। तो vy लिख दिया मैंने इसको, uy लिख दिया, ay लिख दिया और t लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कैसे निकाल रहा है, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, वो वर्टिकल में तो हो रही है, इस तरह से ऊपर गई फिर नीचे, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको y एक्सिस लिया। अब हमने एक बात बोली थी कि एट हाईएस्ट पॉइंट जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, वो क्या हो जाता है, जीरो होता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी वो जीरो हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमने वी वाई को क्या रखा, जीरो रखा, एंड यू वाई को क्या कर दिया, यू साइन थीटा कर दिया, ए वाई को क्या लिखना है, जी लिखना है, एंड साथ में आ गया यहाँ पे क्या, टी, क्लियर है। अब ये माइनस ऑफ जी टी चला गया यहाँ पे, तो जी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, यू साइन थीटा, एंड जी चला गया उसके नीचे। तो अभी तक ये आया टाइम, एंड ये जो टाइम है ये कौन सा टाइम है, ये अभी तक जो हमने टाइम माना है ये सिर्फ यहां तक का टाइम है बेटा, यहां तक का, भाई यहां तक ये चीज गई है क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट तक लिया ना हमने। अब दूसरे आगे तक के पोर्शन को निकालने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, ठीक है। तो मतलब t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, तो कितना होगा, t इज इक्वल टू 2t, मीन्स जो ये वैल्यू आई है इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा, एंड आंसर इज 2u साइन थीटा बाय g। तो ये होता है क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये केस कौन सा चल रहा है, ये केस वो चल रहा है जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना के फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि कितनी हाइट तक गई, जो प्रोजेक्टाइल है उसने कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन की, उसे बोलते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। जैसे कि यहाँ पे ये हाइट है, क्लियर है। तो देखो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, वर्टिकल में जितनी मैक्सिमम हाइट होगी उसे बोला जाता है क्या, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, एंड इसको हम नाम दे रहे हैं h से शो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में निकाला डिस्प्लेसमेंट, फिर हमने निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट जो कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से निकाल दिया। अब हमें निकालना है क्या, हाइट। तो हाइट अब किससे निकालेंगे, हम निकालेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, s इज द डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट का हो रही है वर्टिकल में, जिसको हम नाम दे रहे हैं कितना, h नाम दे रहे हैं, कितना नाम दे रहे हैं, h। तो वर्टिकल है तो इसलिए वी वाई माइनस यू वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2GYH। तो वी वाई तो मैंने बताया आपको कैसे जीरो होगा, ठीक है। आगे ये कितना है, वर्टिकल में यू साइन थीटा, तो इसको लिखा यू साइन थीटा, एंड जो हमारा h है वो कितना है, कैपिटल H है, लिख दिया। अब सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं यहाँ पे, हमारे पास देखिए वैल्यू क्या आएंगी, ये हो गया जीरो, और ये उधर अगर रख दें तो ये प्लस का ही रहेगा, ठीक है। तो यू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2GH, एंड हमें क्या चाहिए, h ही चाहिए, हमें क्या चाहिए, h चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास h आ गया, एंड h की वैल्यू कितनी हुई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, कितनी हुई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हुई, ठीक है, आ गई ना। चलिए तो यहाँ से आ गई हमारे पास क्या, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिसको हम मैक्सिमम वर्टिकल हाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज क्या होता है, रेंज का मतलब होता है कि वो जो प्रोजेक्टाइल है वो कहां तक गई, ठीक है, वो कहां तक गई। देखिए मान लीजिए ये प्रोजेक्टाइल यहां से फेंका और ये पहुंच कहां गई, यहां पे पहुंच गई, तो ये रेंज हुई। तो ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, क्लियर है। चलिए
तो इसको बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर होगा उसे बोला जाता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या बोला जाता है उसे, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बोला जाता है। क्लियर है। अब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मीन्स है तो क्या, एक डिस्टेंस ही है। देखिए यहां से लेके ये यहां तक क्या है, एक डिस्टेंस ही तो है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो देखो डिस्टेंस मीन्स आर, हॉरिजॉन्टल रेंज जिसको हम आर नाम दे रहे हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं कौन सा, हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी आएगी एंड टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, यू कोस थीटा, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज कैपिटल टी। कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है, 2u साइन थीटा बाय जी, एंड इसकी वैल्यू कितनी है, u कोस थीटा। तो देखो u मल्टीप्लाई हुआ तो u स्क्वायर हो गया, एंड उसके बाद बना आपके पास क्या, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा बन गया आपके पास, ठीक है। अब ये 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या है, ये बन जाएगा आपके पास साइन 2 थीटा। कितना बन जाएगा, साइन 2 थीटा। तो इसको हमने बना दिया कितना, साइन 2 थीटा, और नीचे हो गया क्या, जी। क्लियर है, इतनी चीज समझ में आई। तो आर आ गया आपके पास कितना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। एंड अब आपके पास क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है, क्वेश्चन आपके पास इस तरह से आ सकता है कि ये कितनी मैक्सिमम रेंज को फॉलो कर सकता है, ठीक है। देखो किसी भी चीज को जब आप मैक्सिमम शो कर रहे होंगे यहाँ पे, जैसे कि आपको यहाँ पे मैक्सिमम शो करना है, तो मैक्सिमम कब हो सकती है, ठीक है। मैक्सिमम कब हो सकती है कि जब हमारा जो साइन 2 थीटा है वो कितना हो जाए, 1 हो जाए। साइन 2 थीटा 1 कब होगा, जब ये 90 के इक्वल होगा। साइन 2 थीटा मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 90, तो मीन्स यहाँ से थीटा कितना हो, 45 डिग्री हो, ठीक है। तो यही केस मैंने यहाँ पे आपको समझाया हुआ है कि मैक्सिमम रेंज अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बोलना है कि साइन 2 थीटा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, एंड 2 थीटा से क्या हो जाएगा ये 90, एंड थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। मीन्स अगर आपको किसी प्रोजेक्टाइल से मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करवाना है तो आपको उसे 45 डिग्री पर थ्रो करना पड़ेगा। समझ गए। तो इस तरह का ये क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास, ठीक है। कैसा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर हुई इतनी चीज। चलिए नेक्स्ट, अगर हम प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से हटकर किसी हाइट से अगर फेंके तो क्या होगा। अगर हॉरिजॉन्टल से हटकर किसी हाइट से अगर हम फेंके तो क्या होगा। देखो मान लीजिए हमने क्या किया कि किसी चीज को ऐसे फेंका, ऐसे फेंका, ये कोई हाइट है और इस हाइट को हमने नाम दिया कितना, y है ये, ठीक है। अब हमने किसी चीज को ऐसे फेंका तो ये ऐसे नहीं जाएगी, ये कैसे जाएगी, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी या ड्यू टू ग्रेविटी ये नीचे की तरफ पाथ को फॉलो करेगी। तो मीन्स ये इस तरह का जो है मोशन करेगी। ये क्या है, हमारा प्रोजेक्टाइल जा रहा है इस तरह से। क्लियर हुई। तो देखो यहां से यहां तक की हाइट ये क्या है, एक वर्टिकल एक्सिस है जिसको हमने नाम दिया y, एंड यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, x, जिसको हमने नाम दिया x, एंड ये है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। चलिए स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी थी, u थी। वही सारी चीजें अब आपको निकालनी है। देखो मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, तो सेम वही s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। क्लियर है। s क्या है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस, तो वो x लिख दिया। u इज इक्वल टू u ही है क्योंकि स्टार्टिंग में हमारी u ही निकली थी, एंड एक्सेलरेशन क्या हुई, वर्टिकल डायरेक्शन हुई क्योंकि वो नीचे लेके जा रहा है उसको, बेशक से वो नेगेटिव में हुई तो इसलिए a 0 हुआ। मीन्स ये पोर्शन 0 हो गया तो बचा क्या, सिर्फ s इज इक्वल टू ut बचा, एंड सारी वैल्यूज को हमने पुट किया तो हमारे पास बन गया क्या, x इज इक्वल टू ut, x इज इक्वल टू ut, यानी यहाँ से हम t निकाल लेंगे जैसे पिछले में किया था हमने, ठीक है। तो x बाई u बन गया। क्लियर है, इतनी चीज समझ में आई। अब किसके लिए करेंगे, अब सेम टू सेम करेंगे हम मोशन अलोंग वर्टिकल, ठीक है। चलिए हमें पता है कि s क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। तो देखो s इज द डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन नीचे की तरफ, ठीक है, तो y हुआ। एंड u कितना है, हमने किसी चीज को ऐसे सीधा फेंका था, ऐसे उसको हमने ना तो नीचे फेंका ना ऊपर फेंका, हमने उसको सीधा फेंका, मीन्स ओरिजोनटल फेंका था। तो इसका मतलब जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट है u वो 0 होगा। मीन्स s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर के अंदर अब 0 हो जाएगा ये। क्लियर है। तो यहां से s की वैल्यू कितनी हुई, y, ut हो गया 0, हाफ g इज द g जो
जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या है, ग्रेविटी। हमने किस चीज को ऐसे फेंका है, वो भी नीचे जा रही है, ग्रेविटी भी नीचे जा रही है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों जो है वो प्लस के आए हैं, ए इज इक्वल टू जी आया हमारे पास, क्या आया, ए इज इक्वल टू जी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास क्या, वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी स्केयर, एंड टी की वैल्यू कितनी है, ये रही हमारे पास टी की वैल्यू। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जो कि है एक्स बाय यू, और उसका स्केयर करेंगे तो एक्स स्केयर बाय यू स्केयर होगा। और यही जो इक्वेशन होती है कैसे होती है, पैराबोलिक इक्वेशन होती है, ठीक है। इस तरह से आपको करना है क्या, इस तरह से आपको निकालनी होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट, क्या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुई है, क्या हॉरिजॉन्टल हुई है, वो सारी आपको यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। चलिए तो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं हम, क्योंकि पिछले में भी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, हॉरिजॉन्टल रेंज निकाली, वही चीजें हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर हम बात करें, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट अभी मैंने बताया था कि कितनी देर तक वो हवा में रहे, ठीक है। चलिए तो टाइम ऑफ फ्लाइट, हाँ एक खास चीज ये रहेगी इस पूरे पोर्शन के अंदर, जहां से हमारा ये स्टार्ट हुआ है प्रोजेक्टाइल फायर्ड हॉरिजॉन्टली, कि अगर ऐसे फेंका जाए, तो इसके अंदर पूरे के अंदर आप एक चीज देखोगे कि एक कॉमन इक्वेशन यूज हो रही होगी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरह से आप देख रहे होंगे, क्लियर है। चलिए तो अभी हम निकालते हैं किसको, टाइम ऑफ फ्लाइट को। तो डेफिनेशन बता दिया ऊपर की तरफ, तो उसको बार बार नहीं बताएंगे, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। छोटे वीडियो रखेंगे ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर हम बात करें, देखिए मैंने किसी चीज को यहां से इस तरह से फेंका, बट ये इस तरह का पाथ फॉलो करेगी, ठीक है। तो मीन्स यहाँ की एक हाइट मैंने ली, जिसको मैंने नाम रख दिया h, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो सकता है कि कितनी देर ये हवा में रहेगी, तो यहां से लेके यहां तक हवा में रही ना, तो उस टाइम डिस्प्लेसमेंट कौन है, ये वाला है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो s इज इक्वल टू हमने लिखा क्या, h, टाइम कितना होगा, अब जो स्मॉल टी है वही तो टी के इक्वल होगा कैपिटल टी के इक्वल, क्यों, क्योंकि उसी को हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि ये चीज यहां से थी, यहां से तो हमने बात ही नहीं करी, हमने सिर्फ यहां से बात करी, तो इतने पोर्शन के लिए t इज इक्वल टू कैपिटल टी ही, मतलब स्मॉल टी को ही हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। अब क्लियर है। चलिए एंड u कितना हुआ, 0, क्यों हुआ, क्योंकि हमने इस चीज को ऐसे फेंका था, ऐसे नहीं फेंका था, ठीक है। तो इधर नहीं आएगा, इधर आएगा। तो जब हमने वर्टिकल में फेंका ही नहीं, तो मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जो u है वो 0 हो गया। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हुआ, s की वैल्यू कितनी है h, ut की वैल्यू कितनी हो गई, u 0 हो गया, तो ये सारा पोर्शन 0, क्लियर है। बाकी सारी चीजें वही, a कितना हुआ, g हुआ, ठीक है, पुट किया। तो यहां से आपके पास हमने सिर्फ कुछ नहीं करना, यहां से सिर्फ h इज इक्वल टू हाफ g कैपिटल T का स्क्वायर है, सिर्फ t की वैल्यू निकालनी है। इसे कैसे करेंगे, 2 यहाँ पे भेज देंगे, g इसके नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो ये अंडर रूट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहां पे t स्क्वायर है, क्लियर है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो। यहाँ पे h हमने बताया हुआ कि जिस हाइट से हम इसको फेंक रहे होंगे, मीन्स यहाँ पे हमने एक टावर लिया है जिसकी हाइट कितनी है, h है, ठीक है। इसी तरह से g है हमारे पास, जिसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला जाता है, क्लियर है इतनी चीज। एंड आई थिंक सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। एंड लाइक एंड शेयर कर दिया करो भाई, बड़ी मेहनत लगती है, पहले नोट्स बनाने पड़ते हैं अच्छे अच्छे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कलरफुल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज वही कि आपने यहां से फेंका इसको, तो ये यहां पहुंचा, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर हुआ, इसी को हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। तो कहने का मतलब हमें अब वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल से डील करना होगा, ठीक है। चलिए हॉरिजॉन्टल रेंज, इक्वेशन वही मैंने पहले बोल दिया कि सेम इक्वेशन यूज होगी। रेंज को हम आर से शो करेंगे, किससे शो करेंगे, आर से शो करेंगे। ये रेंज है हमारी, ठीक है, ये रेंज है, इसको किससे शो कर रहे हैं हम, आर से। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस कितना हुआ, हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसको हम कैपिटल आर बोल रहे हैं, यू टी, यू क्योंकि हमने उसी डायरेक्शन में फेंकी है तो यू लेंगे हम इसको। एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा, अब 0 होगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकल में एक्सेलरेशन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसलिए हमने ए को 0 मान दिया, जिसकी वजह से ये पोर्शन पूरा 0 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे ए है, एंड ए की वैल्यू अगर हम 0 लिखेंगे तो इसलिए ये पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो हमारे पास आया क्या, एस की वैल्यू क्या हुई, आर, ये 0 हो गया, तो बचा क्या, यू टी, यहाँ पे लिख दिया, क्लियर है। अब टी तो हमने अभी निकाला है पिछली स्लाइड में, देखिए यहाँ पे निकाला हुआ ये रहा टी, तो ये कितना है, अंडर रूट 2h बाय जी है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया, ठीक है। आपको मैक्सिमम रेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ
तब पूछा जाएगा जब आपको एंगल दे रखा होगा, ठीक है। एंड उसमें वही समझाना था आपको कि साइन 2 थीटा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 2 थीटा 1 कब होगा, जब ये 90 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 45 डिग्री होनी चाहिए। क्लियर है इतनी चीज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं एक और, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, कि आपको वेलोसिटी निकालनी है किसकी, प्रोजेक्टाइल की, जब ये हिट करती है ग्राउंड को, ठीक है। देखिए अभी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला जो कि कितना था, √2hg था, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी हम निकालेंगे वेलोसिटी किसकी, प्रोजेक्टाइल की, और वो जब हिट कर रही होगी किसको, ग्राउंड को, किसको हिट कर रही होगी, ग्राउंड को, तो इसलिए हम वेलोसिटी से रिलेटेड ही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। एंड वो फॉर्मूला हुआ क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। चलिए तो हम इसको दोनों के लिए निकाल रहे हैं, एक बार x एक्सिस के लिए और एक बार y एक्सिस के लिए। तो x एक्सिस के लिए क्या हुआ, एक्सेलरेशन तो हुआ नहीं, तो इसलिए ये पोर्शन 0 हो गया। तो हमारे पास सिर्फ बचा क्या, vx इज इक्वल टू u। एंड vy के लिए क्या हुआ कि हमारे पास जो uy था, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल, वो तो थी नहीं, तो वो 0 हो गई। बाकी बच गया आपके पास क्या, ay, उसको हमने बोल दिया gt आ गया यहाँ पे। एंड vx इज इक्वल टू है u एंड vy की वैल्यू कितनी है, gt है। क्लियर है। अब यहां पे एक चीज देखो, कहने का मतलब ये है कि आपने एक चीज को ऐसे फेंका, ठीक है, एंड ये ऐसे जाके ऐसे हिट कर रही है, ठीक है। मतलब जब ये हिट करी तो एक कंपोनेंट इसका सीधा और एक ऐसे, कहने का मतलब इस तरह का ग्राफ हम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक साइड ले लिया क्या, vx, एंड इस साइड ले लिया हमने vy, एंड रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी आपकी इस साइड, तो जिसको हम बोलते हैं v। रिजल्टेंट को कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट को हम फाइंड आउट करते हैं, v इज इक्वल टू √v²x प्लस vy स्क्वायर, ठीक है। एंड जो भी इनकी वैल्यू उनको पुट कर देंगे, जैसे vx की वैल्यू कितनी है, u है, तो उसका u स्क्वायर हो गया। vy की वैल्यू कितनी है, vy की वैल्यू ये रही, कितनी है, gt है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2gh। क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पे t की जो वैल्यू है उसको पहले यहाँ पे पुट कर रहे हैं हम, ठीक है, तब जाके हमारे पास ये चीज बन रही है। तो ये जरूरी इसलिए है क्योंकि आपसे रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछी जा सकती है इस तरह के टॉपिक में, आपसे रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछी जा सकती है इस तरह के टॉपिक के अंदर। क्लियर है, चीज आई समझ में, ठीक है। चलिए तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गई हमारे पास। आगे चलते हैं नेक्स्ट, मीन्स अभी के लिए हमने जितनी चीज की है वो सारा आपका था प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि खत्म हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, जिसके अंदर हमने 2 केस पढ़े कि जब किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली फायर्ड किया जाता है, मीन्स फेंका जाता है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना के, या फिर प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से फेंका जाता है। आपके पास जो आपका बोर्ड है क्लास 11th का, जो भी सीबीएसई बोर्ड है या स्टेट बोर्ड है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, एनसीईआरटी फॉलो की जाती है। तो एनसीईआरटी के अंदर जितना है उतना मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर नीट के लिए कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक होते हैं तो वो इस वीडियो के अंदर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, उसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। चलिए अब पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन को। सर्कुलर मोशन क्या है कि एक सर्कल में मूव कर ले, ठीक है, यही सर्कुलर मोशन होगा, सिंपल है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हमारे सिलेबस में जो है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या है हमारे सिलेबस में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हमें पढ़ना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम कैसे कर सकते हैं, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है। अब एक जैसा क्या, देख, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ विद ए कांस्टेंट स्पीड देन इट्स मोशन इज सेड टू बी ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन ए प्लेन। कहने का मतलब जब कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा हो एंड उसकी जो स्पीड है वो कैसी हो, कांस्टेंट हो, उसे बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसे क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला जाता है। इतनी चीज क्लियर हुई, ठीक है। एंड हमारे सिलेबस में नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, तो अगर आपसे कोई नॉन यूनिफॉर्म पूछे तो आप सिंपली बोल सकते हो कि नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, जब आपकी जो स्पीड हो वो क्या हो जाए, वो वेरिएबल हो जाए। वो कैसी हो जाए, वेरिएबल हो जाए, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है इतनी चीज, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल आपको समझाया हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, मान लीजिए यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये ऐसे घूमना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन इस पे एक एक्सेलरेशन लग रहा है जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, सेंटर की तरफ, ठीक है। तो ये हर बार ऐसे जाते जाते इधर ये एक्सेलरेशन इसको अंदर की तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से ये सर्कल बन रहा है। फिर यहाँ पे भी वही
ऐसे वेलोसिटी, ये ऐसे वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी। मतलब कहने का मतलब दिस मोशन हैज एन एक्सेलरेशन whose magnitude remains constant but whose direction changes continuously। देखिए अभी ये यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे है, अब ये यहाँ पे है, अब ये यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंजेस है, ठीक है, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा रहने वाला है, वो कांस्टेंट रहने वाला है। एंड आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो भी चेंज हो रही है हर पॉइंट पे। देखिए यहाँ पे भी इस तरह से, यहाँ पे भी, 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 ठीक है। एंड ये डायरेक्शन ऑफ क्या है, मोशन है। क्या है ये, डायरेक्शन ऑफ मोशन है। आई थिंक सर्कुलर मोशन के अंदर जो ये हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल वे में हम इसे कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कुछ जरूरी चीजें जो कि हमारे काम की है। एंड मैं आपको बता दूं कि सर्कुलर मोशन एनसीईआरटी के अंदर इस तरह से दिया हुआ है कि कुछ पार्ट दिया हुआ है आपका 4th चैप्टर के अंदर एंड कुछ पार्ट आपका दिया हुआ है लॉज ऑफ मोशन के अंदर। तो बाकी का जो भी बेंडिंग होगा या बैंकिंग ऑफ रोड्स होंगी वो सारा हम लॉज ऑफ मोशन के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो घबराइएगा मत, ये मत सोचिए कि सर ने वन शॉट तो करा दिया बट उसके अंदर हमें सर्कुलर मोशन इतने अच्छे ढंग से नहीं कराया। जितना आपकी एनसीईआरटी में है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना इस चीज के रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए मान लीजिए कोई चीज अपने सेंटर से किसी रेडियस आर पर मूव करती है, ठीक है। तो वो क्या करेगी, इधर जाना चाह रही है, लेकिन उस पर क्या लग रहा है, एक एक्सेलरेशन लग रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो इसको इधर खींच रहा है। अब मान लीजिए यहां से यहां एक रेडियस है आर, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्टाइल है या ऑब्जेक्ट है वो पहुंच चुका है यहाँ पे, मीन्स यहां से यहाँ पे इस तरह से ये इतनी शिफ्टिंग हो गई है, इतनी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यही होता है। इस चीज को ही हम क्या बोलते हैं, डेल थीटा या थीटा बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्या है ये, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। देखिए क्या है ये, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द पोजीशन वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। देखो ये क्या है, पोजीशन वेक्टर्स हैं, इनके बीच में जो एंगल सबटेंड होगा उसको ही हम क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। उसको ही क्या बोलेंगे हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्लियर हुई इतनी चीज, छोटी सी चीज है, ठीक है। तो मीन्स इसका मतलब मान लीजिए यहां से यहां जो ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ये जो है इसको हम बोल देते हैं डेल एस। कितना बोल देते हैं इसको, डेल एस, ठीक है। एंड रेडियस कितना है, कॉमन है, जो कि रेडियस तो वो कांस्टेंट रह रहा है जो कि आर है, ठीक है। तो इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल क्या होता है, एंगल को जब हम निकालते हैं तो एंगल क्या होता है, एंगल होता है आर्क सॉरी इसको गलत लिख दिया, आर्क अपॉन में रेडियस होता है, ठीक है। आर्क अपॉन में रेडियस होता है। तो आर्क कौन है, ये जिसको हमने नाम दिया कितना, डेल एस। रेडियस इज द स्मॉल आर, ठीक है। तो मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, डेल एस बाय आर आ गई। डेल एस इज द आर्क, मीन्स एक डिस्प्लेसमेंट है वहां पे। क्लियर है, ठीक है। चलिए तो ये हुआ जी डेल एस बाय आर। यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी, यूनिट इज रेडियन, क्योंकि ये एक एंगल है तो एंगल की यूनिट क्या होगी, रेडियन होगी। एंगल की यूनिट क्या होगी, रेडियन होगी। क्लियर हुई। ये डायग्राम से थोड़ा सा आइडिया लिया हुआ है, समझाया हुआ है, नेट से उठाया हुआ है, ठीक है। किसी बुक का नहीं है, नेट से उठाया हुआ है। एंगुलर वेलोसिटी की अगर हम बात करें, ये क्या होता है, जिस तरह से हमने सिंपल वेलोसिटी पढ़ा था जिसको हम लीनियर वेलोसिटी बोलते थे, क्या बोलते थे, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वही चीज है बट एक एक्स्ट्रा नाम आ जाता है, क्या, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसी को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एज द एंगुलर वेलोसिटी। देखो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। एंड एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं किससे, ओमेगा से। तो ये क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हुआ, डी थीटा बाय डी टी। डी थीटा मतलब डेल थीटा की ही बात कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है क्या, एंगुलर वेलोसिटी। तो ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, रेडियन पर सेकंड होती है। क्यों, क्योंकि ऊपर देखो क्या है, एंगल, एंगल की यूनिट अभी हमने बताई कितनी होती है, रेडियन होती है। नीचे dt है, dt इज द सेकंड, टाइम है जिसको सेकंड में लिखते हैं, तो रेडियन पर सेकंड हुई। एंड जो वेलोसिटी है वो कैसी है, वेक्टर है, लीनियर हो चाहे एंगुलर हो, तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये, वेक्टर क्वांटिटी है। मीन्स अब यहाँ पे बोल सकते हो कि ओमेगा जो है वो इस तरह से है। अब यहाँ पे हमने एक रिलेशन लिखा हुआ है कि ओमेगा क्या है, v बाय आर है। v बाय आर मीन्स लीनियर वेलोसिटी अपॉन रेडियस है। तो इसको करते हैं कि किस तरह से है ये,
देखिए रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर, सॉरी ये तो सिंपल लिखना था, इसको लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे लिखना है। चलिए इसको लीनियर लिख लीजिए आप, ये है लीनियर, ये है भैया लीनियर वेलोसिटी। एक है एंगुलर और एक है आपके पास लीनियर वेलोसिटी। क्लियर हुई इतनी चीज, समझ गए? चलिए तो आपको रिलेशन बताना है किसके बीच में, W के बीच में एंड V के बीच में। देखिए अब हमें एक चीज पता है, वी नो लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P इज गिवन बाय दिस, कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है उसको ऐसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये बोला था ना। ठीक है, तो डेल S बाय डेल T लिख दिया। एंड जो S है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, S इज द आर्क, S इज आर्क, मतलब एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अगर हमें आर्क निकालनी है तो हम क्या करेंगे, डेल R कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही किया हुआ है डेल R। क्लियर है, तो S की वैल्यू कितने आ गई, डेल R आ गई। अभी इस S की वैल्यू को हमने यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे रख दिया तो केस हमारे पास ये बन गया। क्लियर है, जो कि क्या हुआ, डेल R थीटा बाय डेल T बन गया। अब यहाँ पे जो R है वो तो फिक्स है ना, R की जो वैल्यू वो तो कांस्टेंट है, क्योंकि R तो वो रेडियस है। देखो ये ऐसा तो नहीं है ना कि भाई पहले ये यहाँ पे घूम रहा है फिर ये बस यहाँ पे घूमने लग जाएगा फिर ये यहाँ पे घूमने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। तो R जो है हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे लिख दिया कि क्या, R जो है वो कांस्टेंट है। R क्या है, वो कांस्टेंट है भाई। ठीक है, ये चीज इसको ध्यान में रखना है बस। ठीक है, चलिए तो R हो गया कांस्टेंट। अब इसके बाद देखिए, तो इसको रख लिया हमने बाहर, इसको बाहर कर दिया यहाँ पे, तो ये आ गया बाहर। अंदर मतलब बाकी कौन बचा, डेल थीटा बाय डेल टी बचा। अब डेल थीटा बाय डेल टी क्या था, ये क्या था, ओमेगा था। अभी तो करके आए हैं, जिसको हम डी थीटा बाय डी टी बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हो गया डेल थीटा बाय डी टी, जिसको हम ओमेगा बोलते हैं, तो ओमेगा हो गया यहाँ पे शिफ्ट। तो आपके पास आ गया क्या, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो देखो ये रिलेशन था, ओमेगा निकालोगे तो v बाय आर बन जाएगा, सिंपल है। तो यहां से हो गया आपका क्या, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, यहां से आपका ये पॉइंट हो गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन पर। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था उसी तरह से जैसे हमने एक्सेलरेशन पढ़ा है सिंपल, उसमें क्या था, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी था। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आएगा और कुछ नहीं। ठीक है, rate of change of angular velocity is defined as the angular acceleration. It is represented as a vector. It is represented as a vector, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, angular velocity upon में time, यही तो बोला इसने कि rate of change of angular velocity, rate of change of, तो rate जहां पे आ गया तो मतलब टाइम आएगा नीचे, किसको कर रहा है, वेलोसिटी कौन सी, एंगुलर। ठीक है, तो मीन्स a वेक्टर इज इक्वल टू क्या हुआ, ओमेगा वेक्टर बाय टी, या फिर ओमेगा डी ओमेगा टी, इस तरह से आप लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ऐसे लिख सकते हो। और यूनिट वही रहेंगी, जैसे वेलोसिटी की थी रेडियन पर सेकंड, तो इसकी क्या आएगी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आएगी। डायमेंशनल फॉर्मूला, रेडियन की जो डायमेंशन होगी वो 1, नीचे होगी सेकंड की होगी टी स्क्वायर, तो उसको ऊपर लिखेंगे तो t माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज, तो ये हो गया आपके पास क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये हो गया आपके पास क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन। आई होप कि अच्छे से समझ में आ रहा है एंड एक बेस्ट वे में हम कर रहे हैं, सिंपल तरीके से, बिल्कुल। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आपके पास, अब जैसे हमने इक्वेशन की थी ना एक्सेलरेशन की, तो हमने एक सिंपल में कैसे लिखी थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as, इस तरह से ये चीजें की थी ना हमने, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। अब क्या होगा, एंगुलर में जब भी लिख रहे होंगे तो v को एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस कर देंगे, तो वो कुछ इक्वेशंस लिखी हुई हैं, देख सकते हो आप। ठीक है, जैसे कि ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस AT लिखा हुआ है, I इज द इनिशियल एंड ओमेगा F इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है इतनी चीज, ठीक है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ओमेगा I इज द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंड इसी तरह से ओमेगा F क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा F इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है, तो कंफ्यूज नहीं होना, जो चीजें हमने पहले पढ़ रही हैं वही चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी इक्वेशंस हैं, इसको याद कर लेना, वही है, ये वही चीज है कि वी स्केयर इज इक्वल टू क्या होता था,
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसी तरह से यहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कौन है यहाँ पे, एस कौन है यहाँ पे, एस है यहाँ पे कौन, थीटा। एस कौन है यहाँ पे, थीटा है भैया, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें आपको करनी है और आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर के खत्म होने की तरफ। एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्कल में मूव करता है तो उसकी डायरेक्शन के बिल्कुल परपेंडिकुलर एंगुलर एक्सेलरेशन लगता है, ठीक है। देखो ये यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है तो इधर एक्सेलरेशन है, ये यहाँ पे जा रहा है तो ये इधर एक्सेलरेशन है। जो ये AC है यही क्या है, हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। वैसे तो इस तरह के पॉइंट्स जो हैं वो हमारे लॉज ऑफ मोशन में आने थे, बट मैंने सोचा कि चलो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को करवा दिया जाए क्योंकि एनसीईआरटी में है इस तरह का क्वेश्चन आपको, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या है ये, इन सर्कुलर मोशन एंड एक्सेलरेशन एक्ट्स ऑन द बॉडी हुज डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द पाथ। समझिए, इन सर्कुलर मोशन एंड एक्सेलरेशन एक्ट ऑन द बॉडी हुज डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द पाथ। कि जब सर्कल मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है तो उस पर एक बॉडी के ऊपर एक एक्सेलरेशन एक्ट करता है, वो जो डायरेक्शन होती है उसकी एक्सेलरेशन की हमेशा कहाँ होती है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द पाथ। द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, वो नॉन यूनिफॉर्म में आता है, बट नॉन यूनिफॉर्म हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसे नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, इसको शो करते हैं AC से, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसको लिखते हैं क्या है, वी स्क्वायर बाय आर से। एंड इसको फिर से फॉर्मूला बना दिया क्या, आर ओमेगा। इसको और क्या बोला जाता है, रेडियल एक्सेलरेशन बोला जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं, क्योंकि क्यों बोला जाता है रेडियल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये जो एक्ट करता है अलोंग रेडियस ऑफ सर्कल एक्ट करता है। क्लियर है इतनी चीज। तो यहाँ पे हम लिख देंगे SI यूनिट कितनी हुई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुई। क्लियर है। एंड एक्सेलरेशन है तो एक वेक्टर क्वांटिटी तो होगी, क्लियर। बट ये फॉर्मूले से थोड़ा पेट नहीं भर रहा। पेट कहने का मतलब पेट क्यों नहीं भर रहा, क्योंकि ये तो एक रट्टा हो गया ना, तो इसलिए समझते हैं ये कैसे आया। चलिए देखिए, मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है इस तरह से ये, और इस सर्कल के अंदर आपकी जो पार्टिकल है वो घूम रहा है। अभी स्टार्टिंग पोजीशन पे जो आपका पार्टिकल है, सेंटर से पोजीशन वेक्टर r पर, पोजीशन वेक्टर है r, और ये पॉइंट P पर है। ये यहां से इस तरह से चला, ठीक है, जो कि वेलोसिटी कितनी है, v है। क्लियर है। हमने थोड़ी देर बाद चेक किया कि मान लेते हैं कि ये यहां पे पहुंच गया, यहां पे पॉइंट P पर, P डैश पर पहुंच गया, जो कि पोजीशन सेंटर से पोजीशन वेक्टर कितने पर है, r डैश पर है। एंड उस टाइम ये आगे जब जाने की शिफ्ट कर रहा है तो उस टाइम वेलोसिटी कितनी है, v डैश है। कितनी है, v डैश। क्लियर है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ये जो पोजीशन वेक्टर हैं ये क्या है, परपेंडिकुलर हैं किसके, वेलोसिटी के, हर एक पॉइंट पर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जा रहा है ये, तो यहाँ पे हो गया परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब कि इन पोजीशन वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वही इन वेलोसिटीज के बीच में भी एंगल होगा। इतनी बात तो सिंपल है ना, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ये वेलोसिटी जा रही है ऐसे, इधर से वेलोसिटी ऐसे इधर गई, तो मतलब इनके बीच में कुछ ना कुछ एक एंगल बना, तो उसको मैंने एक अलग ग्राफ से शो कर दिया इस तरह से कि v ये रहा, v डैश ये रहा, तो इनके बीच में कितना एंगल है, डेल थीटा। क्यों है वो लिखा हुआ है, देखो, सिंस v एंड v डैश आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर r एंड r डैश, सो एंगल बिटवीन द v एंड v डैश इज ऑल्सो डेल थीटा। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होते तो डिफरेंट बात होती, लेकिन अब ये परपेंडिकुलर हैं पोजीशन वेक्टर किसके, वेलोसिटी के, कौन कौन सी, v एंड v डैश के, तो इसलिए उनका भी एंगल कितना हो जाएगा, डेल थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इस ग्राफ को एंड इस ग्राफ को यूज कर लेंगे, ठीक है। एक में हमने किसको शो किया हुआ है, पोजीशन वेक्टर से बनाया हुआ है हमने, पोजीशन वेक्टर से, एंड एक में हमने किससे बनाया हुआ है, ये वेलोसिटी से। किससे बनाया हुआ है, वेलोसिटी से बनाया हुआ है। क्लियर है इतनी चीज, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे कि इनके जो कंपोनेंट्स हैं मीन्स वो निकाल देंगे, कि टेंजेंट और टेंजेंट निकाल देंगे और दोनों को रख देंगे क्या, बराबर। क्लियर है। क्योंकि जब बराबर रखेंगे तभी तो सर्कल का पाथ फॉलो होगा ना, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, टेंजेंट निकाल दिया। एक किससे निकाला, इससे। तो इसमें अगर टेंजेंट निकालते हैं तो देखो ये रहा क्या, एंगल, एंगल के सामने है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये हुआ। क्यों, क्योंकि देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही है ना, ठीक है। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस है।
तो यहाँ पे परपेंडिकुलर तो पता लग गया कितना है, डेल वी है। क्लियर हुआ। बेस कौन है, बेस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग हम कहां से चल रहे थे, वी से चल रहे थे, तो इसको बेस लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे एंगल, एंगल के सामने कौन है, परपेंडिकुलर, जो कि कितना है, डेल आर है। एंड इसको हमने नाम दिया कितना, कैपिटल आर नाम दे दिया, रेडियस है। ठीक है, तो ये हुआ कैपिटल आर। अब जो डेल आर है इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ पे देखो डेल वी क्या बन गया, वी डेल आर बाय कैपिटल आर बन गया। कैपिटल आर इज द रेडियस। अब हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, एक एट एनी इंस्टेंट क्या होता है, लिमिट टाइम अप्रोचेस टू जीरो डेल वी बाय डेल टी। ठीक है, तो हमने डेल वी की वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो हमारे पास मिल गया क्या, वी डेल आर बाय आर डेल टी। अब वी और आर ये तो अप्रोच नहीं कर रहे जीरो को, क्योंकि स्मॉलर कौन है, ये है, तो ये अप्रोच कर रहे हैं जीरो को। तो हमने डेल आर बाय डेल टी को क्या लिख दिया, डेल आर बाय डेल टी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ऊपर जो डेल आर है वो क्या है, एक तरह से डिस्टेंस है। और कैसे निकाल सकते हैं उसको, डेल आर को, डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसको मैंने लिख दिया डेल आर क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम है। ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम मींस ये डेल टी चला गया इसके नीचे, या फिर आप बोल सकते थे कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो इसको हमने लिख दिया क्या, वेलोसिटी। तो यहां पे आ जाएगा क्या, v। तो आपके पास क्या बना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, v बाय आर इंटू वी। तो v से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया v स्क्वायर बाय आर। एंड v की वैल्यू हमें पता है कितनी है, ओमेगा आर है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो जब पुट करने के बाद आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा ये। ठीक है, तो ये था आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एंड एक बेस्ट वे में हमने जो की है भैया, मोशन इन ए प्लेन। अब कई बच्चे बोलेंगे इसके अंदर आपने वेक्टर नहीं करवाया, कोई क्वेश्चन नहीं करवाया। डोंट वरी, वेक्टर ऑलरेडी अपलोडेड है वन शॉट की फॉर्म में। एंड क्वेश्चन इसलिए नहीं करवाए क्योंकि इस पे अलग से मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, एक दो क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, अलग से प्रॉपर हर एक टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा। वो भी 50 से 60 मिनट की एक वीडियो रहेगी, मीन्स उसमें भी आपको सारे टाइप के क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो से। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने कर लिया मोशन इन प्लेन। जिन बच्चों को कोई भी क्वेरी हो तो वो इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। एंड कोई भी आप वीडियो बनवाना चाहते हो कि हाँ सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाए, तो वो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।